अंगूठी के ना निकलने और न ही टूटने से हताश सिद्धार्थ ने वहां मौजूद एक पेड़ पर अपना सिर मारना शुरू कर दिया था। तभी उसके आसपास एक बवंडर उठना शुरू हो गया था और सिद्धार्थ उस बवंडर में घिर गया था। सिद्धार्थ को पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब उसने अपने सामने अपनी हथेली पर बने निशान यानी आवृत के निशान जैसी रोशनी आती देखी तो वो घबरा गया था। सिद्धार्थ के घबराने की यहाँ पर दो वजह थी। पहला कि उसने पारद के मिलने के बाद भी अभी तक ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, और दूसरा ये कि उसने बिल्कुल इसी स्थिति से मिलता जुलता एक सपना देखा था जहां पर वो आवृत की रोशनी का शिकार हुआ था और जिसने खुद को सिद्धार्थ के सामने तुम्हारी मौत कहकर इंट्रोड्यूस किया था। जैसे जैसे रोशनी पास आती जा रही थी वैसे वैसे सिद्धार्थ के कदम पीछे हटते जा रहे थे। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। सिद्धार्थ ने अपने हाथों को ऊपर करके बिजली की शक्ति को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बिजली की शक्ति एक्टिवेट नहीं हुई और ना ही उसकी मार्शल आर्ट्स की शक्ति ने काम किया, क्योंकि सिद्धार्थ ने अपने साथ आ रहे गुल्लू को हॉस्पिटल में ही रोक दिया था। सिद्धार्थ अब भयाक्रांत हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आखिर में करना क्या है। तभी उसकी निगाह अपने हाथों की तरफ गई और जब उसने वहां से पारद को गायब देखा तो उसके होश उड़ गए थे। अंगूठी तो उसके हाथ में मौजूद थी, लेकिन उसमें लगा पारद पत्थर गायब था। सिद्धार्थ ने घबराकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। वो पारद को ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नजर वहां से थोड़ी दूर पड़े पारद के ऊपर गई और उसने दौड़कर पारद को उठा लिया था। पारद को उठाकर उसने अपनी अंगूठी में डाला तो पारद उसमें फिट ही नहीं हुआ। उसका साइज अंगूठी में बने खांचे से बड़ा हो चुका था। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? सिद्धार्थ ने पारद के ना फिट होने पर अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। अब तक वो तूफान जो बवंडर बनकर उसके चारों ओर घूम रहा था वो उसके और करीब आ चुका था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सिद्धार्थ के कदम उखड़ने लगे थे। उसने अपने बचाव के लिए पेड़ को पकड़ लिया था, लेकिन तूफानों की रफ्तार के आगे इंसान का वश कहाँ चला है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ के दोनों पैर हवा में उड़ गए थे। उसने दोनों हाथों से पेड़ की डाली पकड़ रखी थी। तूफान सिद्धार्थ को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उस बवंडर के चलने से वहां उड़ने वाली धूल सिद्धार्थ के नाक, मुंह, आंख, कान में घुस गई थी। सिद्धार्थ करीब 15 मिनट उस तूफान से लड़ता रहा और उसके बाद वो उस तूफान के आगे हार गया और उसका हाथ उस पेड़ की डाली से छूट गया था। और जैसे ही उसका हाथ पेड़ की डाली से छूटा कि सिद्धार्थ उड़कर उसी रोशनी में जा घुसा जो आवृत के निशान जैसी दिखाई दे रही थी। उस रोशनी में घुसते ही सिद्धार्थ का पूरा बदन जलने लगा था और जलन की वजह से सिद्धार्थ की तो चीख ही निकल गई थी। सिद्धार्थ करीब 5 मिनट तक चीखता रहा। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई थी और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो अपने आप को एक बहुत ही शांत वातावरण में पाया जो उससे बिल्कुल अलग था जहां से वो अभी आया था। कहीं मैं मर तो नहीं गया? सिद्धार्थ ने उठते हुए कहा, और जब उसकी निगाह अपने सामने गई तो उसके दिल में एक सिहरन ही दौड़ गई थी। उसके सामने एक विशालकाय झरना गिर रहा था और वो झरना गिरते हुए एक तस्वीर बना रहा था। सिद्धार्थ ने जब उस झरने से बनने वाली तस्वीर को देखा तो पाया कि ये उसकी तस्वीर थी। सिद्धार्थ उस तस्वीर को देखने के बाद बुरी तरह चौंक गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? सिद्धार्थ ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा और उसके बाद झरने की तरफ चल पड़ा था। सिद्धार्थ जब आगे चलकर झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कई तरह के जानवर खेल रहे थे, नहा रहे थे और कुछ वहां लगी हरी घास को चर रहे थे। उन जानवरों में बहुत सारे जानवर ऐसे थे जिनको सिद्धार्थ ने पहले देख रखा था और बहुत सारे जानवर ऐसे भी थे जिनके बारे में सिद्धार्थ ने सिर्फ इंटरनेट या बाकी जगहों पर पढ़ रखा था। सिद्धार्थ उन जानवरों को मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था कि तभी उसने एक खास चीज नोटिस की कि वो सारे जानवर जोड़ी में थे, मतलब एक नर और एक मादा। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर जानवरों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। कैसे हो सिद्धार्थ? उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था।
और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। आदिशक्ति! सिद्धार्थ ने आश्चर्य के साथ मुंह खोले हुए कहा। मैंने अपना नाम नहीं, तुम्हारा हालचाल पूछा है सिद्धार्थ। आदिशक्ति ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। ये सिद्धार्थ की आदिशक्ति के साथ तीसरी मुलाकात थी। इससे पहले आदिशक्ति से उसकी तब मुलाकात हुई थी जब सिंडिकेट की गोली लगने के बाद सिद्धार्थ की आत्मा शरीर से बाहर आ गई थी और बाद में आदिशक्ति ने उसे जिंदा कर दिया था। दोबारा तब हुई थी जब सिद्धार्थ बिसलपुर आने के बाद अपने आप से जूझ रहा था। मैं ठीक नहीं हूं आदिशक्ति। आपने कहा था इस पत्थर ने क्या नाम बताया था आपने इसका? कहते हुए सिद्धार्थ अपना सिर खुजाने लगा। पारद। सिद्धार्थ को सिर खुजाते देखकर आदिशक्ति ने कहा, हाँ, पारद ने किसी कार्य के लिए मुझे चुना है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि जब से ये मेरी जिंदगी में आया है तब से तो मेरी जिंदगी ही इधर उधर हो गई है। मेरे पापा बीमार है, मैंने इतने ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए छुप कर रहना पड़ रहा है। मेरी दोस्त सुकृति की हालत खराब है, उसके भाई करणवीर की हत्या हो गई है। जब से मैं बीरेन अंकल के घर आया हूँ उनके यहाँ भी आफत आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस पत्थर ने मुझे किसी काम के लिए चुना है या इसका इरादा सिर्फ मुझे बर्बाद करने का है। सिद्धार्थ आदिशक्ति को देखकर सारी बात एक सांस में ही बोल गया था। उसके अंदर जो भी भड़ास थी वो सब निकलकर सामने आ गई थी। शांत रहो सिद्धार्थ, इतना जल्दी जल्दी बोलोगे तो हाफ जाओगे। अभी तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना है। कहते हुए आदिशक्ति ने अपना हाथ हवा में घुमा दिया था और हवा में हाथ घुमाते ही उनके हाथों में पानी के 2 गिलास आ गए थे। ये लो, पानी पी लो, उसके बाद हम बात करते हैं। आदिशक्ति ने सिद्धार्थ की ओर गिलास बढ़ाते हुए कहा। सिद्धार्थ उनके हाथों से गिलास लेकर सारा पानी एक ही बार में पी गया था। उसे वो पानी इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि वो उसकी शब्दों में तारीफ कर ही नहीं सकता था। आज से पहले उसने इतने स्वादिष्ट पानी का स्वाद नहीं चखा था। यहाँ तक कि पारद के द्वारा कराई गई जादुई बारिश से भी सिद्धार्थ को इतना अच्छा टेस्ट नहीं आया था। पूछो, अब क्या पूछना है? आदिशक्ति ने सिद्धार्थ के हाथों से पानी का गिलास लेते हुए कहा। विदित हो आदिशक्ति इस समय भी 9 रंगों की रोशनी से बने हुए थे। ना तो उनका कोई निश्चित आकार था और ना ही चेहरा। वो स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में बार बार बदल जा रहे थे। मैं यहाँ क्यों हूं? सिद्धार्थ ने पहला सवाल किया। इस सवाल का जवाब मैं सबसे आखिरी में दूंगा सिद्धार्थ। दूसरा सवाल पूछो। आदिशक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, फिर ये झरने के ऊपर बनी मेरी तस्वीर का ही राज बता दो आप। सिद्धार्थ ने आदिशक्ति से अगला सवाल किया। क्योंकि पारद ने तुम्हें चुना है और उसने जिसे चुना होता है उसकी तस्वीर यहाँ पर आ जाती है और यहाँ से ही उसे शक्तियां मिलती रहती है। आदिशक्ति ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब देते हुए कहा। लेकिन इसने मुझे ही क्यों चुना है? सिद्धार्थ ने आदिशक्ति से अगला सवाल किया। इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। मंजिल तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें सब पता चल जाएगा। आदिशक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदिशक्ति के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। उसके मन में पारद को लेकर अभी तक जितने भी सवाल उठे थे उसने हर एक सवाल को आदिशक्ति के सामने रख दिया था और उसके सवाल रखने के बाद आदिशक्ति ने बहुत आराम से एक एक सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया था। जैसा निशान मेरी इस हथेली पर है ठीक वैसा ही निशान आखिर मुझे लेने क्यों आया था और वैसा ही निशान मैंने सपने में क्यों देखा था? सिद्धार्थ ने आवृत के निशान के बारे में सवाल किया। वो तुम्हारा डर था सिद्धार्थ। यहाँ आने के लिए तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होता है। अगर तुम किसी जानवर से डरते तो मैं तुम्हें लेने के लिए जानवर को भेजता। आदिशक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। आदिशक्ति ने सिद्धार्थ के मन में उठ रही सभी समस्याओं को शांत कर दिया था। हालांकि उन्होंने सिद्धार्थ को इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि उसे इंद्रनगर जाना है और उसकी रक्षा करनी है। मेरा एक आखिरी सवाल बचा है, सिद्धार्थ ने आदिशक्ति की ओर देखते हुए कहा। बोलो सिद्धार्थ। आदिशक्ति ने सिद्धार्थ से कहा। इसके आने के बाद मुझे इतनी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है? सिद्धार्थ ने सवाल किया। तुम्हारे अंदर 99% खासियत है सिद्धार्थ, लेकिन एक कमी है,
उस कमी पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। आदिशक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी कमी आदिशक्ति? सिद्धार्थ ने आदिशक्ति की ओर देखते हुए कहा। तुम दुनिया को सिर्फ एक नजर से देखते हो और लोगों की बातों को अपनी जिंदगी से रिलेट करने लगते हो। हर इंसान का दुनिया में अपना अलग वजूद होता है और तुम हर इंसान के वजूद को अपना समझने लगते हो। तुमने इस बात पर तो ध्यान दिया कि पारद के आने के बाद तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं आई, लेकिन इसकी मदद से तुम जो बने उसे तुम भूल गए। तुम्हें याद होगा कार्तिक कैसे तुमको रणधीर के कहने पर परेशान किया करता था, और आज वही कार्तिक तुम्हारे लिए तुम्हारा वीडियो बनाने वाले को ढूंढ रहा है। तुम रिया माथुर से मिले, जिससे मिलने के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती। तुमने इतने पैसे कमाए जिनके बारे में तुम केवल सपने में सोच सकते थे। तुमने कितनों की जान बचाई, तुमने कितनों की जिंदगी सुधारी। इन सब चीजों पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। आदिशक्ति एक रौ में बोले जा रहे थे और सिद्धार्थ चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। अभी जब तुमको मैं यहाँ बुला रहा था तो तुमने अपने आप को बचाने के लिए कितना कुछ किया। अपने आप को तूफान के विरुद्ध खड़ा किया, बचने के लिए पेड़ की डाली पकड़ी। कितना लड़े तुम सिद्धार्थ। जब तुम खुद को बचाने के लिए तकलीफों से लड़ सकते हो तो किसी और की मदद करने में आई हुई तकलीफों को गिनते क्यों हो? ये जिंदगी ही संघर्ष है सिद्धार्थ, और समस्याओं को गिनना नहीं बल्कि उनका निवारण करना चाहिए। आदिशक्ति ने सिद्धार्थ से कहा और सिद्धार्थ को उनकी बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी थी। सिद्धार्थ ने आदिशक्ति के सामने अपना सिर झुका लिया था और जैसे ही आदिशक्ति ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा, वो फिर से उसी जगह पर खड़ा हुआ था जहां से आदिशक्ति उसे लेकर गए थे। सिद्धार्थ ने आसमान की ओर देखते हुए आदिशक्ति को धन्यवाद किया। आदिशक्ति की बातों ने उसका मनोबल कई सौ गुना बढ़ा दिया था। उसने अपने चोटिल हाथों को देखा तो पाया कि पारद फिर से अंगुली में आ चुका है और अब की बार वो कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। उसने अपने हाथ में मौजूद घड़ी पर नजर डाली तो समय वही था, यानी सिद्धार्थ ने जितना समय वहां बिताया था वो पृथ्वी पर मात्र एक क्षण का था। सिद्धार्थ ने पारद को चूम लिया था और अपने चोटिल हाथों को जादुई बारिश से सही करके वहां से हॉस्पिटल की ओर निकल चुका था। सिद्धार्थ जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने गेट के बाहर ही अभिमन्यु को खड़ा पाया, जो अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए रो रहे थे। उन्हें रोता देखकर सिद्धार्थ का कलेजा किसी अनहोनी की आशंका से कांप गया था। क्या हुआ अंकल? सिद्धार्थ ने दौड़कर उनके पास जाते हुए पूछा। सिद्धार्थ, वो सुकृति। अभिमन्यु सिर्फ इतना ही कह पाए थे कि उनकी आवाज गले में ही अटक कर रह गई थी और सिद्धार्थ का पूरा बदन पसीने से नहा गया था। क्या हुआ है सुकृति को जिसकी वजह से रो रहे हैं अभिमन्यु? और क्या आदिशक्ति की बातें सिद्धार्थ की करेंगी मदद? और क्या है आदिशक्ति के निवास का सच? क्या वो सच है या फिर छलावा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।